नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत चल रहा है अपना लेक्चर नंबर 12 में, जिसमें आज का टॉपिक है अपना सिंधु घाटी सभ्यता। आज कुछ पाकिस्तान के स्थल एवं नगर नियोजन। तो सिंधु घाटी सभ्यता पाकिस्तान के महत्वपूर्ण स्थल एवं नगर नियोजन की बात करनी है दोस्तों आज अपने को। ठीक है, तो पाकिस्तान में 3 प्रांत हैं, पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत और बलूचिस्तान प्रांत में स्थल पाए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की। पंजाब प्रांत में दोस्तों मैं आपको पहले भी चर्चा कर चुका हूं। पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं आपने तो देखिए, जाके लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, है ना। बेल आइकन को प्रेस करिए और आगे जाइए, दोस्तों को बढ़ाइए अपने। ठीक है, तो गनेरी वाला बताया था मैंने, पंजाब प्रांत में गनेरी वाला। पूरी सभ्यता, पूरी हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है गनेरी वाला। पूरी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, यहां पे मैंने क्रम बना दिया है। गनेरी वाला सबसे टॉप पे, फिर मोहनजोदड़ो, फिर राखीगढ़ी और फिर धौलावीरा। ठीक है, क्षेत्रफल का यह घटता क्रम है, आकार का घटता क्रम है दोस्तों ये। ठीक है, गमो राधो, अगर आपको कोडिंग से याद करना है तो गमो राधो, गमो राधो। और पहले बता चुका हूं मैं, गनेरी वाला और पाकिस्तान मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में है, मतलब टॉप 2 स्थल पाकिस्तान के हैं। इंडिया का यदि सबसे टॉप पूछा जाए तो बड़ी सी राखी बताई थी मैंने कि राखी, और फिर धौलावीरा दूसरे नंबर पे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 4 मुख्य स्थल हैं, कोट दीजी, आमरी, अली मुराद और जुदी रदड़ो। ठीक है, कोट दीजी, कोट दीजी यहां अलंकृत खंबा मिला है। ध्यान देंगे दोस्तों, अलंकृत खंबा की बात कर रहा हूं मैं। अलंकृत ईंट तो कालीबंगन में मिली थी। अलंकृत ईंट कहां पे मिली थी कैसे समझाया था मैंने, है ना। एक अलंकृत ईंट है, ईंट के ऊपर एक खोपड़ी है, खोपड़ी के बाद फिर काली चूड़ियां पहने बैठी कोई लेडी है। इस तरीके से याद करवाया था मैंने कालीबंगन में आपको। ठीक है, तो कोट दीजी। ठीक है, कोसी फखय, कोसी फखय, इसका मैंने वैसे कोड याद करवाया था। ठीक है, कोट दीजी सिंधु नदी पे फजल अहमद ने खोजा था, और खैरपुर प्रांत पाकिस्तान, कोसी फखय बताया था। तो कोट दीजी में अलंकृत खंबा मिला है। ठीक है, तो कोट मेरा दे दीजिए, कोट मेरा दे दीजिए खंबे पे टंगा है। कैसे याद हो जाएगा, है ना। कोई अपनी वाइफ को या बहन को बोल रहे हैं कि मेरा कोट दे दीजिए, मेरा पहनने वाला कोट दे दीजिए, वो खंबे पे टंगा है। तो कोट दीजिए, कोट दीजिए खंबे से लाके खंबे पे टंगा है। ठीक है, और पत्थर के तीर भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कोट दीजिए से क्या प्राप्त हुए हैं, पत्थर के तीर भी प्राप्त हुए हैं। आमरी दूसरा प्रांत है, आमरी। आमरी से 12 सिंघा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो आमरी, ठीक है, वो 12 सिंघा के सामने, 12 सिंघा के 12 सींग होते हैं दोस्तों। तो 12 सींग के सामने वो लड़की आमरी, आमरी सामने आ गई, 12 सिंघा के सामने आके मरी, आमरी। ठीक है, तो 12 सिंघा के साक्ष्य। फिर अली मुराद, अली मुराद जो है वो हड़प्पा का एकमात्र ग्रामीण स्थल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अली मुराद, अली मुराद हड़प्पा का एकमात्र ग्रामीण स्थल है, ध्यान रखेंगे अली मुराद। ठीक है, नेक्स्ट है जुदी रदड़ो। जुदी रदड़ो जो है वो स्टेडिया के साक्ष्य मिले हैं। आप मुझे बताएंगे दोस्तों, इसके पहले कौन सा स्थल जो मैंने बताया था जहां पे स्टेडिया के साक्ष्य मिले थे, और मैंने क्या टेका बताया था। ठीक है, कि स्टेडियम में जाके, स्टेडियम में गेम्स होते हैं और उसको वीर जो है, वीर उसको यूं कर लाओ। अब आप कमेंट बॉक्स में करिए कि कैसे याद करवाया था मैंने। स्टेडिया और कहां मिला है, जुदी रदड़ो के अलावा। नौसारो, नौसारो में दोस्तों मिले हैं सिंदूर के साक्ष्य। नौसारो, नवसारी, नवसारी या नौसारो। ठीक है, तो नवरत्न होता है, नवरत्न, स्त्रियां नवरत्न धारण करती हैं, साथ में सिंदूर भी लगाती हैं। तो नवसारों में सिंदूर, सारों में सिंदूर का पंचपूरा आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट साइट है नवसारो, ध्यान देंगे जरा। ठीक है, फिर बालाकोट, बालाकोट में सीप उद्योग है। ठीक है, तो है ना, तो बालाकोट जो कान के बाला होते हैं, जो लड़कियां पहनती हैं, गोल गोल ईयर रिंग्स ऐसे लंबे लंबे गोल गोल पहनती हैं, उसको कान के बाला बोलते हैं। ठीक है, तो सीप के बाला पहन रही हैं लड़कियां, तो बालाकोट में सीप उद्योग है। सुतकांगीडोर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसका टेका सुदाम। सुतकांगीडोर दाशक नदी के किनारे, ऑरेंज स्टाइल और मकरान पाकिस्तान। ठीक है, सुतकांगीडोर दाशक नदी के किनारे, ऑरेंज स्टाइल और मकरान पाकिस्तान।
हड़प्पा का सबसे पश्चिमी स्थल है, ठीक है, सूतकांगीडोर। ठीक है, तो इस तरीके से पाकिस्तान के भी स्थल हो जाते हैं। महत्वपूर्ण बातें याद रखिए। अब अपन बात करते हैं नगर नियोजन की। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन, सड़कें, घर किस प्रकार के थे। दोस्तों आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन या हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। ठीक है, तो हड़प्पा काल जो था वो प्रथम नगरीकरण का काल था, ये अपन पढ़ चुके हैं। इसके पहले की सभ्यताएं थी वो ग्रामीण सभ्यता की थी। ठीक है, या थी ही नहीं, मान लीजिए भारत में तो पहली ही है ना। पाषाण सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी या घुमंतु थी। तो हड़प्पा काल प्रथम नगरीकरण का काल था। नगर जो है वो आयताकार या वर्गाकार होते थे। नगर आयताकार या वर्गाकार होते थे। सड़कें एक दूसरे को लंबवत काटती थी। सड़कें जो है एक दूसरे को लंबवत काटती थी। मोहनजोदड़ो में मुख्य सड़क को राजपथ कहा जाता था। ये जो मुख्य सड़क जा रही है दोस्तों, यहाँ सब घर बने हुए हैं बीच बीच में, ये सब हरे रंग से मैंने घर बनाए हैं, गलियां बनाई हैं, ये गलियां और फिर घर ये काले से। ठीक है, तो मुख्य सड़कें एक दूसरे को, मुख्य सड़कों को राजपथ कहा गया। ये जो मेन मोटी सी जा रही है राजपथ कहा गया है। उसकी चौड़ाई 10 मीटर थी। राजपथ की चौड़ाई कितनी थी दोस्तों? 10 मीटर थी। ठीक है, अन्य सड़कों की चौड़ाई 2.75 से 3.66 मीटर हुआ करती थी, है ना। अन्य सड़कों की चौड़ाई जो है, मान लीजिए कुछ और पतली सड़कें हैं सिटी के अंदर कहीं पे भी, तो अन्य सड़कों की चौड़ाई जो थी वो 2.75 से 3.66 मीटर थी। फिर गलियों की चौड़ाई 1.8 मीटर थी। ये जो गलियां गई हैं अंदर को, ये गलियां घर के अंदर की तरफ ये गली गई है, एक ये गली गई है और ये काले रंग से घर बनाया है मैंने। तो गलियों की चौड़ाई जो 1.8 मीटर थी। ठीक है, फिर पूरा नगर एक जाल या ग्रिड नुमा, ये जाल या ग्रिड नुमा दिख रहा है आपको, तो पूरा नगर एक जाल या ग्रिड नुमा था और पूरा का पूरा नगर जो है वो सेक्टरों में विभाजित था। सोचिए आज नोएडा वगैरह में देखिए तो पूरा का पूरा सेक्टर 1, सेक्टर 19, सेक्टर 44 इस तरीके से उस समय ये था। सोचिए सेक्टर पद्धति, तो पूरा नगर सेक्टर में विभाजित था। ठीक है, पूर्वी टीला को ही नगर क्षेत्र बोल रहे हैं दोस्तों अपन। फिर घरों का दरवाजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, घरों का दरवाजा सड़क की तरफ ना खुल के, मतलब ये जैसे ये घर है तो इसका दरवाजा जो है सड़क की तरफ नहीं खुलेगा। जैसे ये घर है, मान लीजिए एक ये घर बनाया मैंने, ये घर बनाया मान लीजिए एक, तो इसका दरवाजा इस तरफ नहीं खुल रहा है, इस तरफ नहीं खुल रहा है, ये अंदर की तरफ खुलेगा, गली की तरफ खुलेगा। ठीक है, तो घरों का दरवाजा सड़क की तरफ ना खुलकर गली की तरफ खुलता था। और ध्यान देंगे इसका अपवाद था लोथल। लोथल में, अर्थात लोथल में जो सड़क का घर का दरवाजा है वो मुख्य सड़क की तरफ ही खुलता था, गली की तरफ नहीं खुलता था। ठीक है, तो जैसे ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि घरों का दरवाजा मुख्य सड़क पे है और मुख्य सड़क पे बड़े बड़े ट्रक और बड़े बड़े वाहन गुजर रहे हों, तो बच्चों की सुरक्षा के हिसाब से तो कुछ जिस तरीके की भी व्यवस्थाएं रही हों, घरों का दरवाजा मुख्य सड़क की तरफ ना खुलकर गली की तरफ खुलता था। ध्यान दीजिएगा, लोथल अपवाद था इसका। फिर ये तो हो गई नगर नियोजन की बात। अब दोस्तों बात करना है घर, इंडिविजुअल घर कैसा होता था। तो अब इसी चीज को मैंने यहां पे एलेबोरेट कर दिया है। घर, तो घर के दरवाजे के अंदर दरवाजे की सीध में दीवार होती थी। ये गली की तरफ घर खुल रहा है दोस्तों, ये मुख्य सड़क चली गई है, ये गली की तरफ दरवाजा ये खुल रहा है। यहां से प्रवेश करेंगे तो सामने की तरफ ये लाल पट्टी जो मैंने बनाई है ये दीवार है। तो घर के अंदर जैसे सामने प्रवेश करेंगे आप तो सामने सीध में दीवार है। तो आंगन में क्या गतिविधियां घर की स्त्रियां कर रही हैं, है ना, मिर्च पीस रही हैं कि आटा गूंथ रही हैं कि क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं, वो किसी को डायरेक्ट नजर में ना आए। तो घर के दरवाजे के अंदर दरवाजे की सीध में एक दीवार होती थी। दरवाजे की सीध में एक दीवार होती थी। दीवार के इस पार ये पूरा आंगन है दोस्तों, ये आंगन है पूरा, ये चीज दिख रही है आंगन। और फिर आंगन से ये ऊंची जगह हुआ करती थी। अभी भी इस तरीके के घर रहते हैं दोस्तों गाँव में, बिल्कुल इसी तरीके के। अच्छा बड़ा सा बरामदा और आंगन होता है, फिर थोड़ी सी ऊंचाई 1-1.5 फीट की और ऊंचाई पे फिर बैठ के काम करने की व्यवस्था, और फिर छत पड़ी हुई रहती है जहां फिर कमरे, बरामदा होता है और कमरे होते हैं इस तरीके से। तो दीवार के पार आंगन होता था। आंगन के इसके बाद चारों ओर थोड़ी ऊंचाई होती थी। आंगन के बाद ऊंचाई जैसा चबूतरा होता था और फिर चारों ओर कमरे बने होते थे। 4 या 5 कमरे होते थे दोस्तों। ठीक है, ये कमरे बना रखे हैं हरे रंग से मैंने, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से कमरे बना रखे हैं। ठीक है, फिर हर घर में एक कुआं तथा, ये कुआं बना रखा है गोल गोल, और एक रसोई होती थी। तो हर घर में एक कुआं तथा रसोई होती थी। कमरों में सीढ़ियां होती थी, कमरे के अंदर से सीढ़ियां होती थी दोस्तों। कमरे के अंदर सीढ़ियां पाई गई हैं कई स्थलों में। तो कमरों में सीढ़ियां होती थी, अर्थात ऊपर की मंजिलों में जाने के लिए व्यवस्था थी, मतलब ऊपर की मंजिलें भी थी।
आंगन प्रायः कच्ची ईंटों का बना होता है। आज भी देखिए कई जगह, कई आंगन घर पुराने गांव में जाके तो आंगन में ईंटें लगी हुई होती हैं। वो भी कैसी, आड़ी ईंटें रहती हैं, चपटी ईंटें नहीं रखते, आड़ी ईंटें रखते हैं और फिर बनी होती है। तो आंगन प्रायः कच्ची ईंटों का बना होता था। कालीबंगन में पक्की ईंटें थी। ध्यान दीजिए, कालीबंगन वही जगह है जहां पे अलंकृत ईंटें मिली हैं, है ना, अलंकृत ईंटें, उसके ऊपर खोपड़ी और काली बैंगल पहने हुए स्त्री, इस तरीके से बताया था आपको। तो आंगन प्रायः कच्ची ईंटों के बने होते थे, लेकिन कालीबंगन में पक्की ईंटों के बने होते थे आंगन, ठीक है, आंगन का जो फर्श होता था। और कमरा लगभग 30 वर्ग फीट का होता था, मतलब 6 बाई 5, 6 फीट बाई 5 फीट का कमरा होता था। छोटे कमरे रहे होते होंगे, ठीक है। तो 30 वर्ग फीट का कमरा होता था। तो इस तरीके से ये सिंधु घाटी सभ्यता का, यहाँ पे एक किसी भी एक स्थल को आप ले लीजिए, वहां का नगर नियोजन, और नगर नियोजन में फिर एक इंडिविजुअल घर, उसकी व्यवस्था बताने की कोशिश की है मैंने। आशा है सारी चीजें पसंद आ रही हैं आपको। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बढ़ाइए दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बहुत कम है। मोटिवेशन लगातार मिलते रहना चाहिए, उत्साह में कमी नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ते जाइए। आने वाले दिनों में आप बताइए, एक सब्जेक्ट और शुरू करना चाह रहा हूं मैं। आप ज्योग्राफी बोले तो ज्योग्राफी, पॉलिटी बोले तो पॉलिटी, और इकोनॉमिक्स बोले तो इकोनॉमिक्स, ठीक है। बहुत मटेरियल है दोस्तों आपके लिए, बहुत सारी मेहनत करेंगे अपन मिलके और आप सफल होंगे, ठीक है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।